चलिए, तो जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, हम लोग मौलिक अधिकार के संदर्भ में बात कर रहे थे, ठीक है। इसमें चूंकि आपने देखा कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं और इसमें हम लोगों ने 2 को देख लिया है। कौन कौन सा देखा? एक आपने देखा समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अगर हम लोग इस समानता के अधिकार की बात करें तो ये जो समानता का अधिकार है ये कहां से कहां तक है? ये 14 से लेकर के 18 तक है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आपने क्या देखा? इसके अलावा दूसरा आपने देखा जिसे हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। और अगर हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार के तहत बात करते हैं तो ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये कहां तक है? यह है 19 से लेकर के 22 तक, ठीक है। अब इसके आगे के प्रावधान को हम लोग को देखना है, तो हम लोग अब बात करते हैं, आइए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब हम लोग को देखना है शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, ठीक है। और जहां तक हम शोषण के विरुद्ध संरक्षण के अधिकार की बात करते हैं तो इसमें हम लोगों को 2 आर्टिकल देखना होगा। एक हम लोग देखेंगे आर्टिकल 23 और दूसरा हम लोग देखेंगे आर्टिकल 24, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 23 से। अगर हम लोग आर्टिकल 23 की बात करते हैं तो ये वास्तव में क्या ध्यान रखिएगा, क्योंकि शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है, तो जो आर्टिकल 23 है ये बड़ों के प्रति शोषण के संरक्षण से संबंधित अधिकार है। और जब हम लोग आर्टिकल 24 की बात करेंगे तो वो क्या होगा? वो बच्चों के संबंध में, छोटे बच्चे 14 साल तक के जो बच्चे होंगे उनके संदर्भ में, और कुछ स्थान पे 18 साल के भी जो देखेंगे तो उसको चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बड़ों के संदर्भ में क्या कहा जा रहा है? इनके लिए कहा जाता है कि मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरी चीज पे चर्चा करें तो बालात श्रम, और तीसरे स्तर पे अगर हम लोग चर्चा करें तो आप कहेंगे बेगार, ठीक है। मानव दुर्व्यापार, बालात श्रम व बेगार, ठीक है, इसके विरुद्ध संरक्षण का अधिकार देता है। ये तीनों एक प्रकार से क्या है? शोषण है, ठीक है। मानव दुर्व्यापार का मतलब मानव का बुरा व्यापार। अब सीधे से बात हो गई कि मानव को बेचना और खरीदना, इस तरह की चीजें क्या हैं? अपने आप में तो हमेशा से गलत रही हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखिए बालात श्रम का मतलब क्या होता है? बालात श्रम का मतलब होता है बलपूर्वक, बलपूर्वक क्या करना? बलपूर्वक क्या करना? किसी से काम करवाना। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब हम किसी की इच्छा ना होने के बावजूद उस पर जोर जबरदस्ती या बलपूर्वक शक्ति का प्रयोग करके काम कराते हैं तो वो क्या होता है? बालात श्रम होता है, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे बहुत सी बार हो सकता है घरों में मम्मी आपकी जबरदस्ती काम करा ले रही हूँ, अब आप सो के उठना नहीं चाह रहे 7 बजे, अब मम्मी जबरदस्ती उठो चलो जाओ किचन में, कौन बनाएगा चाय, खाना कौन बनाएगा? तो ये क्या हो रहा है? बालात श्रम हो रहा है ना। जाके केस मत कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर, तो एक तो ये हो गया आपका बलपूर्वक। तीसरा देख रहे हैं बेगार। बेगार का तात्पर्य क्या होता है? बेगार का तात्पर्य, इसका मतलब जब हम किसी से कोई काम कराएं और उसके बदले में क्या है? उसको पैसा भी ना दें, उसकी मेहनत का उसका उचित मूल्य भी ना दें, तो होता है बेगार, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि मानव दुर्व्यापार, बालात श्रम और बेगार निषेध है। यदि कोई इसको कराता है तो वो एक प्रकार का शोषण माना जाएगा और उसी के संरक्षण के तहत आपको अधिकार दिया गया है कि ये सारी चीजें निषेध हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ध्यान रखिएगा, फिर भी यदि किसी हम कहें सार्वजनिक, ये एक अपवाद के रूप में समझिए, अपवाद। अपवाद क्या है? किसी सार्वजनिक लाभ के उद्देश्य से, किसी सार्वजनिक लाभ के उद्देश्य से बालात श्रम और बेगार ये कराया जा सकता है, ठीक है। अक्सर आपने वॉलंटियर के बारे में सुना होगा। वॉलंटियर मतलब जो लोग बिना कुछ पैसा लिए ही क्या करते हैं? समाज सेवा के दृष्टिकोण से कार्य करते हैं, वो वॉलंटियर कहलाते हैं, ठीक है। मतलब मानव कल्याण या समाज कल्याण के लिए अगर कोई
बिना किसी अपने निजी स्वार्थ के उद्देश्य से किसी काम को कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं वॉलंटियर, समाज सेवी एक तरह समझ लीजिए। ठीक है, अब आप समझिए कि बहुत से ऐसे प्रायोजन होते हैं जिसके कार्य के तहत क्या होता है, सार्वजनिक लाभ होता है या सार्वजनिक उद्देश्य होता है। क्या है कि मतलब अपवाद के रूप में बालात श्रम या बेगार लिया जा सकता है। वही उदाहरण के रूप में बताया आपको कि जो कोविड का दौर था, बहुत से बार डॉक्टरों को उनकी इच्छा नहीं थी, इसके बावजूद क्या था, हो सकता है ड्यूटी पर लगाया गया हो, या अभी चुनाव का माहौल था, पुलिस वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो थके होंगे, लंबी ड्यूटी किए होंगे, कई दिन की किए होंगे, लेकिन फिर भी उनको लगाया जा रहा था। ये तो सरकारी प्रायोजन की मैंने चर्चा किया। क्यों? क्योंकि ये सार्वजनिक लाभ के कार्य है ना, सार्वजनिक उद्देश्य के कार्य हैं। प्लस निजी संस्थाओं के माध्यम से या निजी जीवन में भी किसी व्यक्ति के, जैसे आप देखते हैं ना, ये मुख्य रूप से इस तरह की प्रथाओं को लेकर है। जैसे आप देखते हैं जमींदारी प्रथा होती थी। अब गांव में क्या था, पता लगा कोई जमींदार है तो जो निचले वर्ग के लोग हैं, शोषित हैं, उनको और ज्यादा शोषण करते थे ना, मतलब वो काम नहीं भी करना चाह रहे, खेतों में, खदानों में, मिलों में, तो उनको जबरदस्ती काम कराया जाता था, मार के काम कराया जाता था, या बहुत सी बार उनको बिना किसी पैसे को दिए काम कराया जाता था। तो ये सब उस संदर्भ में बनाए गए थे। ठीक है, लेकिन वही चीज है कि अपवाद के रूप में सार्वजनिक लाभ लिए जा सकते हैं इसके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 24 की। देखिए, जब आर्टिकल 24 की बात करते हैं तो ये किसके संदर्भ में है, तो ये बच्चों के संदर्भ में है, बच्चों के संदर्भ में। और जब हम लोग बच्चों के संदर्भ की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है, यहां पर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए देखिए दो तरह के प्रावधान हैं। एक 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है और एक क्या है, 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो अगर हम कहें तो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए किसी भी प्रकार के कार्य का मतलब समझिएगा, जहां पर रोजगार से संबंधित कार्य होगा, ठीक है, वो क्या किया गया है, वो निषेध किया गया है। मतलब 14 वर्ष के बच्चे कहीं पर भी किसी भी, ना तो कारखाने में काम कर सकते हैं, ना दुकानों पे काम कर सकते हैं, ना फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, ना खदानों में काम कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम 18 वर्ष तक के बच्चों को लेकर बात करें तो यहाँ पर 3 चीजें ध्यान रखिएगा। 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 3 चीजें क्या है, पहली चीज ध्यान रखिएगा कि इनको किसी खदान में, खदान मतलब जहां पर खनन का कार्य हो रहा हो, ठीक है, दूसरा किसी खतरनाक काम में, खतरनाक काम का तात्पर्य जहां पर काम जो है वो जान जोखिम के स्तर तक का हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के जो कारखाने होंगे, कारखाने, इन स्थानों पर क्या है, इनको कार्य पर नहीं लगाया जा सकता। कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए? 18। यानी 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे जो हैं उनको तो कहीं किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या प्रावधान है? उनके लिए प्रावधान है कि उनको किसी खान में या किसी खतरनाक काम में या कारखाने में कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, आइए अब इसके अलावा हम अगर बात करें तो देखिए 2015 में क्या हुआ, एक कानून बन गया 2015 में। ठीक है, अच्छा एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था मतलब ये था कि आर्टिकल 24 के तहत क्या है, बच्चों के संदर्भ में है कि बच्चों के शोषण का संरक्षण करना है, और उसको लेकर के क्या है, यहाँ पर इसको आप कहते हैं ना बाल श्रम निषेध है, बाल श्रम निषेध है। इसका मतलब बच्चों को किसी भी प्रकार के जो कार्य हैं उनमें सृजित नहीं किया जा सकता। और ये जो प्रावधान आपको बताए ये एक कानून के तहत बना था। तो ये कानून कौन सा था? ये कानून था 1986 का। 1986 का कानून क्या था? बाल श्रम नियंत्रण व निवारण अधिनियम। बाल श्रम नियंत्रण व निवारण अधिनियम, ये क्या है आपका? ये 1986 का कानून था। और जो पीछे आपको बताए कि 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए प्रत्येक स्तर पर बाल श्रम निषेध है, जबकि 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो 3 कैटेगरी बताए, कोई खदान हो सकता है, कोई कारखाना हो सकता है, या कहीं पर भी कोई खतरनाक कार्य जहां से हो रहा हो,
वहां पर इनको कार्य में सृजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, फिर एक लंबे समय के बाद 2015 में क्या हुआ, इस कानून में थोड़ा सा संशोधन किया गया, और संशोधन का जो प्रावधान था उसमें क्या किया गया, तो संशोधन के तहत क्या किया गया इसमें, देखिए तो संशोधन के तहत प्रावधान क्या किया गया था, संशोधन के तहत प्रावधान किया गया कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको लेकर के अवकाश के समय व घरेलू उद्यम में, अवकाश के समय व घरेलू उद्यम में इनको कार्य पर लगाया जा सकता है। ठीक है, देखिए मुख्य रूप से अगर इसके तर्क पे जाएंगे तो तर्क ये कहता है कि जैसे घरेलू उद्यम मतलब किसी के घर का ही कोई कार्य है। ठीक, जैसे बाल श्रम को लेकर के कई बार ये विषय डिबेट का होता है कि बाल श्रम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो जहां पर नहीं होना चाहिए वहां पर तो एक आदर्श बात होती है कि इसलिए नहीं होना चाहिए कि भाई बच्चे हैं, बच्चों को अपने विकास का समय चाहिए, कुछ स्वतंत्रता चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं ना, देखिए कम उम्र में भी बच्चे जब काम पे लग जाते हैं तो उनकी जो मतलब एक कहते हैं ना बौद्धिक विकास होना चाहिए, वो क्या होता है, कुंठित हो जाता है, रुक जाता है। आप कल्पना करके देखिए कोई 10 साल का 12 साल का बच्चा है, अब वो काम करने जा रहा है तो आप समझ सकते हैं ना कि उसके लिए लेबर वर्क ही तो अवेलेबल होगा, कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत कोई स्किलफुल है कि कोई ऐसा काम कर पाएगा। अब एक कल्पना करके देखिए कि कोई बच्चा है, वो क्या है, अब वो कहीं होटल में जाके ढाबे पे काम कर रहा है, अब उसको काम दे दिया गया है कि तुम क्या करो, तुम बर्तन साफ करो। अब उसकी मतलब सुबह शाम तक उसकी जिंदगी बर्तन धुलने में निकल जा रही है। बताइए वो अपने बौद्धिक विकास का स्तर कहाँ, जब तक 10 तरह की चीजें नहीं देखेगा, 10 तरह की एक्टिविटीज नहीं करेगा, 10 तरह से लोगों से मिलेगा नहीं, 10 तरह के ज्ञान नहीं होते, तब तक कहाँ हो पाएगा, तो उसका तो जीवन एक तरह से बंद गया। अच्छा, दूसरे स्तर पे अगर हम लोग बात करें तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह की पृष्ठभूमि से इस तरह के बच्चे जुड़े होते हैं तो उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है परिवार की बड़ी निम्न स्तर की होती है, और ऐसे में अगर वो अपने परिवार की आय में थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो ये क्या होता है, ये बेहतर स्थिति है, क्योंकि ऐसे परिवार में क्या 2-4-5 हजार रुपए का बहुत महत्व होता है। ठीक है, इसके अलावा जहां पर शिक्षा के अभियान के तहत 14 वर्ष, देखिए दो तरह से बात बता रहे हैं आपको, तर्क वितर्क दोनों पर, ताकि जब भी कभी मेंस में कुछ ऐसी टॉपिक आए, एस्से वगैरह आ जाए तो आप हर दृष्टिकोण से चीजों का बात रखने का क्षमता रखिए। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि 14 वर्ष तक की बच्चों के लिए क्या किया गया, जैसे अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये जरूर है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, लेकिन शिक्षा का भी जब आप स्कूलों में जाते हैं तो कितने बजे तक जाते हैं, 2 बजे तक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पूरा दिन भर क्या करते हैं, तो हम ये अपेक्षा करें अगर कि ये जो स्कूलों में जाने वाले बच्चे हैं वो इस स्तर के बच्चे होंगे कि स्कूलों में जाने के बाद 8 घंटे 10 घंटे फिर वो घर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे, ये तो नाइंसाफी हो रही है। तो आप भी समझते हैं, है ना। ठीक है, मतलब आप ये क्यों सोचते हैं कि जितनी हम अपेक्षाएं रखते हैं उतना ही बच्चा हमारा डिलीवर करे। ठीक है, आप अपनी तरफ से उसको सुविधा दिए, उसको आप मेंटर बने। मेंटर का मतलब क्या किया कि आप उसको गाइडेंस दिए, लेकिन अब आप अपेक्षा करो कि बस वो वही रिजल्ट लेकर के आए जो हम चाह रहे हैं, तो ये तो मैं हमेशा इस बात के खिलाफ होता हूँ कि पेरेंट्स अपने जीवन में जब नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो वो सारी अपेक्षाएं बच्चों पर लाकर थोप दे रहे हैं। अच्छी बात है, आप उनको सुविधाएं दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, बढ़ावा दीजिए, लेकिन मेंटली इतना प्रेशर भी मत दे दीजिए कि कहीं पर अगर वो एक बार किसी चीज में असफल हो रहे हैं तो वहीं पर अपना जीवन खत्म मान ले। खास तौर से आप देखते हैं 12 जैसे स्टैंडर्ड बच्चे कितने कमजोर मानसिकता के होते हैं। मतलब अभी मैं आपको बताऊं कितनी कितनी तरह की स्थिति बन सकती है, आप मतलब समझ नहीं सकते हैं। हम लोग जो राजस्थान में देखते हैं, चर्चा किया था कि कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या कर रहे हैं, फांसी लगा लेते हैं। अभी मैं 3-4 दिन पहले किसी का एक स्टेटस देखा था, यहाँ का बच्चा नहीं था, बनारस का था। अच्छा, कौन था मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत से कई लोग का ऐसा भी मेरे नंबर में सेव है जिसका जैसे कभी कोई इंक्वायरी आ गई, कई बार कॉल किया, बात नहीं हो पाई, तो किसी ना किसी एक मतलब रेफरेंस से उसका नंबर सेव कर लेते हैं। तो मुझे उसमें स्टेटस में दिखाई दिया, तो उसमें स्टेटस में लिखा था कि पापा मैं आपसे लगातार कहता था कि मैं यहाँ पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है वो आईआईटी वाला ही कुछ रिजल्ट अभी जल्दी ही आया है, आईआईटी वाला 1 महीने 1.5 महीने हो रहा, हो सकता है उसका कुछ रहा हो। तो उसमें मतलब इसके स्टेटस पे लगा था कि पापा मैं आपसे बार बार कहता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा,
लेकिन आपके जबरदस्ती कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ और अब मैं किसी भी सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। और दो चार उसके रोने के जो है वो इमोजी लगे हुए थे। अब बताइए वो किस मानसिक दशा में होगा। खुदा ना खास्ता अगर कुछ गलत कदम उठा ले तब क्या करेंगे? तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सभी अपने बच्चे को चाहता है कि वो बहुत अच्छी स्थिति पे जाए, लेकिन उसके दबाव का स्तर ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा कम उम्र में बिखर जाए, खास तौर से 12 तक की उम्र के बच्चे। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब आप देखते हैं यूपीएससी की कोई तैयारी कर रहा होता है तो वहां पर बिखरने की संभावना बड़ी कम होती है, क्योंकि उनके पास मतलब जनरल कैटेगरी में तो 32 साल तक की अवस्था है। इतनी बार वो असफलताओं से गुजरते हैं कि उनको ये बात पता चल जाता है कि जीवन में सफलता और असफलता क्या है, एक स्तर होता है। ठीक है, लेकिन आप सोचिए जो 12th पास करके मेरिट में मतलब 12th पास करके आईआईटी या मतलब मेडिकल के एग्जाम में जा रहा है, और आप कल्पना करके देखिए कि वहां पर एक ही अटेम्प्ट मिल रहा है और प्लस इतना प्रेशर, सारी एक्सपेक्टेशन लगी हुई है। अब उसको तो लगता है जीवन ही खत्म हो गया, जीवन ही खत्म हो गया। ठीक है, और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो जीवन में लोगों के साथ लगी होती। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप ऐसे बच्चों से उम्मीद करो कि वो शिक्षा में जाकर के कुछ बहुत अच्छा करके आए, तो उनके पास ना आर्थिक स्थिति है, ना उनके पास वो बैकग्राउंड है, ना उनके पास आप कह सकते हैं पढ़ाई के प्रति वो दृढ़ता है, ना माता पिता के तहत उनके पास वो प्रोत्साहन है, सहयोग है, मेंटर है, कुछ नहीं है। इसका मतलब अगर वो व्यक्ति पढ़ने में अच्छा है और पढ़ने में मन लगता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकता। अंबेडकर जी जैसे लोगों के लिए भी कहा जाता है कि जब उनके पास कुछ नहीं था, सारा समाज विरोध में था, तब भी वो पढ़ करके कहां तक पहुंचे। अपने समय में सबसे ज्यादा पीएचडी की डिग्री लेने वाले अंबेडकर जी थे। और ऐसे ऐसे लोग भी देखेंगे जो बड़े बड़े क्या थे, वो ब्राह्मण और ऋषि के परिवार और कुलों से जन्मे थे, तो भी शिक्षा का एक स्तर का ज्ञान नहीं ले पाए। तो कहने का मतलब किसी का जरूरत नहीं पा सकते। हाँ ये जरूर है। अब दूसरी बात पे आते हैं, जो घरेलू उद्यम की बात हम कर रहे थे, एक्चुअल में क्या होता है, घरेलू उद्यम में आप हमेशा किसके अंडर में रहते हैं? आप हमेशा अपने माता पिता या परिवारजन के अंडर में। एक अभी सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, दिल्ली में क्या था, एक बच्चा था। ठीक है, तो वो बच्चा जो है मतलब उनको लग रहा होगा 15-16 साल का रहा होगा, ऐसे रहा होगा, छोटा सा, मैं देखा नहीं था, मैं सुना किस्सा। तो उसमें क्या हुआ, वो एक मतलब पंजाबी था। ठीक है, तो उसके पास क्या हुआ, जैसे आजकल यूट्यूबर वगैरह नहीं होते हैं तो तमाम जगह पहुंच जाते हैं, तो एक यूट्यूबर पहुंचा उसके पास, तो वो उससे बोला कि मतलब बच्चा तू काम क्यों करता है। तो थोड़ा सा क्या था, कम्युनिटीज जो एक इमोशन होता है वो भी जुड़ गया कि जो यूट्यूबर था वो भी पंजाबी था और जो बच्चा था वो भी पंजाबी था। तो उसने कहा बेटा यहाँ पे काम क्यों करता है, तू पढ़ने क्यों नहीं जाता है? तो बताया कि मेरी ही दुकान है। तो कहे तेरी दुकान है? तो कहे हाँ। तो कहे तेरे पापा कहाँ हैं? तो कहे वो खत्म हो गए हैं। तो कहे तेरी मम्मी कहाँ है? तो पता चला मम्मी जो है कुछ पारिवारिक विवाद रहा होगा अपना, तो पापा के खत्म होने के बाद मम्मी छोड़ चली गई थी। तो पता चला तो रहता किसके साथ है? तो पता चाचा चाची के साथ रहते हैं। मतलब समाज की ये भी तो एक स्थिति है कि जहां पर पापा और मम्मी से ज्यादा अच्छा जो नैतिक दायित्व है वो कौन निभा रहा है? चाचा और चाची निभा रहे हैं। जबकि परिवार का ये भी दूसरा पक्ष आप देखते हैं कि समाज में मतलब खुली आंख से देखा जाए तो एक स्थिति के बाद वो सबसे बड़े दुश्मन भी हो जाते हैं, पटीदार भी बन जाते हैं। तो हर किसी की स्थिति तो एक जैसी नहीं होती है ना। और वहां पर वो लड़का कुछ नहीं करता था, एक्चुअल में ठेला टाइप का लगता था, तो वो सब कुछ देखते उसके चाचा चाची थे। बस वो करता क्या था ना कि जो कुछ भी वो लोग बर्गर वगैरह टाइप का बनाते थे फास्ट फूड, वो क्या करता था, वो प्लेट में सजा के सर्व कर देता था, बाकी वो पूरी दुकान देखते थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि यूट्यूबर था तो थोड़ा सा उसको फिर क्या हो गया, एक सपोर्ट मिल गया। फिर तमाम मतलब पूरी जो पंजाबी कम्युनिटी होती है वो एकदम टूट पड़ी वहां पर। आज से तेरे के यहाँ ही सब लोग खाएंगे और तुझे पढ़ने के लिए जो कुछ भी चाहिए दिया जाएगा। मतलब सांसद विधायक, चाहे कह ले चुनाव का भी माहौल था, जो कुछ भी कह लिए, सांसद पहुंचे, विधायक पहुंचे, अपने घर बुलाए उसको, मीटिंग कराए, उसकी मम्मी के यहाँ गए, नानी के यहाँ गए, मम्मी से मिलवाए, पुराने जो दरार पड़े थे उनको सुधरवाए, मतलब न जाने क्या क्या हुआ।
आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक अच्छी पहल भी रही कि कम से कम इस तरह से क्या है, बहुत कुछ जो घर परिवार के बिगड़े थे वो भी सुधर गए, है ना। बस ये बताना चाह रहा था कि अब आप बताइए कि बहुत सी तो ऐसी भी परिस्थितियां होंगी ना जहां पर बच्चे इस वजह से किसी काम में लगे हैं क्योंकि उनके ना कोई आगे है ना पीछे है, या आगे पीछे भी आप निचले स्तर पर समाज को उतर के देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो 14, 15, 16 साल में इतने समझदार हो जाते हैं और उनके पापा किसी लायक नहीं रहते, उनको सुबह शाम तक एक ही काम से मतलब होता है कि उनको पीने को मिल जाए और कहीं पी करके लौटने को मिल जाए, घर का सामान बेच खाएंगे, राशन है कि नहीं है वो सब बर्तन बेच डालेंगे, गहना होना तो बचता ही नहीं, पहले बेच डाले होते हैं, पता चला औरत कोई काम करके ला रही तो उसको मार के पैसा छीन लेंगे। अब वो बच्चा कम से कम कुछ तो अपनी जिम्मेदारी को सृजित कर रहा है, तो ऐसे जगहों पर आप कहो कि उसको पढ़ाई कर ले, ना तो वो मानसिक स्थिति बन पा रही है, ठीक है, ना ही वो स्थिति बन पा रही है। तो घरेलू उद्यम में क्या होता है, सबसे पहली चीज आप क्या करते हैं, परिवार के जो है एक तरह से निगरानी में रहते हैं, इसलिए आपके शोषण होने की जो संभावनाएं होती है बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे के काम में जाने, कारखाने में जाना, कोई डांट के कर रहा है, कोई मार के कर रहा है, कोई प्यार से करा रहा है, तो आप 100% नहीं कर सकते। शोषण का स्तर बता रहा था आपको कि जब कोई किसी दूसरे के हाथ में जाता है, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, 14 साल का बच्चा किसी दूसरे के यहाँ काम करने जाएगा तो किस किस स्तर से शोषण पे लोग काम करा लेंगे, कोई उसकी गारंटी होती है ना। दिन भर मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जबरदस्ती का काम करा रहे हैं, समय पे पैसा नहीं दे रहे हैं, तमाम तरह की समस्याएं निकल के आती हैं। तो मेरे अनुसार फिलहाल ये चीज जरूर किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता है कि अगर कोई घरेलू उद्यम में भी काम करता है तो उसकी एक रूटीन जरूर होनी चाहिए कि वो स्कूल जाए। घरेलू उद्यम का मतलब ये नहीं होता कि फिर आप 24 घंटे अपने काम में ही लगे रहें, लेकिन एक व्यवहारिक पक्ष ये भी है कि जब कोई बहुत ही अपने स्तर से संघर्ष कर रहा होगा तो फिर उसके लिए या तो आप हर प्रकार की जिम्मेदारी लीजिए। हर प्रकार की जिम्मेदारी का मतलब जैसे मैंने कहा कि जो छोटा बच्चा था, तमाम कम्युनिटी से लोग आए वहां पर उसे बोले कि बेटा तुम्हारे बड़े होने तक का जो भी खर्चा होगा हम उठाएंगे, तुम्हारा रहना, खाना, पीना, फीस सब कुछ हम देंगे। हालांकि बच्चा नहीं गया, उसकी दुकान चमक गई, क्या करने के लिए जाएगा, पढ़े लिखेगा, कमाई करे, पढ़ाई लिखेगा, कॉलर टाइट करेगा, 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी बाद में ढूंढेगा। अब वो क्या है, वो मतलब 50,000, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीने का कमा ले रहा है अपनी उसी जगह से, क्योंकि इतना ज्यादा कस्टमर उसके यहाँ आ गए ना, एकदम समझे बाढ़ आ गई। खैर, ये सब क्या है, आपका शोषण का स्तर है, ठीक है। अब अगर हम लोग अगली बात करें तो 3 आपका खत्म हो गया, कौन सा, समानता का अधिकार खत्म हो गया। दूसरा आपका कौन सा था, स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो गया। शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार खत्म हो गया। अब अगर हम लोग चौथे स्तर पर चले तो क्या है यहाँ पर, अब यहां पर क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर के क्या है 28 तक है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 से 28 तक आपका धार्मिक स्वतंत्रता है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 29 to 30 क्या है, अल्पसंख्यकों के संरक्षण संबंधित अधिकार है। और फिर उसके बाद 31 आपका खत्म ही हो गया है, 32 आपका रिट हो जाएगा। उसके बाद फिर 33, 34, 35 कुछ प्रावधान मौलिक अधिकार जुड़े हैं ना, तो उम्मीद करता हूं 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। फिलहाल आज पहले इसको भी खत्म किया जाए, क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है, क्या कहता है अनुच्छेद 25, तीन टर्म को ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 टर्म क्या है, पहला है किसी भी धर्म को मानना, ठीक, इसी को आप स्वीकारना भी कह सकते हैं। अब जब किसी धर्म को आप मान रहे हैं तो प्रत्येक धर्म की अपनी क्या होती है, संस्कृति होती है, प्रत्येक धर्म के अपने आचरण होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, उस धर्म के आचरण को करना, और तीसरा अपने धर्म के जो विचार हैं उसका प्रसरण करना, अर्थात धर्म को प्रसरित करना। ये तीनों आपकी क्या है, एक मौलिक अधिकार है। यानी किसी भी धर्म को मानने की आपकी स्वतंत्रता है, धर्म को मानने के बाद उस धर्म के आचरण को अपनाने की स्वतंत्रता है, और तीसरे स्तर पे अगर हम लोग कहें तो फिर अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की भी आपको स्वतंत्रता है, ठीक है। अब यहां पर कुछ विषय निकल करके आएंगे। जैसे पहला विषय अगर हम लोग देखें तो यहां पर 1-2 केस देखना पड़ेगा। एक केस आप देखेंगे, 2015 का था। अच्छा, पहले कुछ आचरण देख ले तब आप समझ पाएंगे इस बात को। देखिए अब इसी आचरण के तहत अगर हम लोग कहें तो जैसे मान लेते हैं
किस प्रकार से आचरण की स्वतंत्रता आपके पास है। इसका एक उदाहरण के तौर पे सिख धर्म को समझिए। सिख धर्म, जब हम सिख धर्म की बात करते हैं तो यहां पर आपने देखा है कि क्या है, 5 क की क्या है, एक प्रकार की संकल्पना है। ठीक है, इसका मतलब ये आचरण है उनका, इनको 5 क धारण करना होता है। 5 क में क्या क्या है, एक केस है, इच्छा है, कृपान है, कड़ा है, और क्या है, संघा है। ठीक है, तो ये क्या है, 5 का की संकल्पना है। संकल्पना ना करके हम कहें कि उनके धर्म की अपनी एक मान्यता है, आचरण है। ठीक है, अब इसमें दो चीज देखिए, उनको क्या है, केस रखने का अधिकार है। अब यहाँ पर क्या है, जब केस की बात करते हैं तो चूंकि लंबे बाल है तो इसके लिए क्या है, इसके लिए फिर पगड़ी बांधी जाती है। अब जो सिख धर्म के मानने वाले लोग हैं, अगर वो क्या करते हैं, पगड़ी पहनते हैं, तो वो हेलमेट नहीं पहन पाएंगे। अब अगर आप कहें कि इनका चालान इसलिए कटेगा क्योंकि ये हेलमेट नहीं लगाए हैं, तो ऐसा नहीं, क्योंकि इनकी जो मौलिक स्वतंत्रता है वो कानूनी स्वतंत्रता के ऊपर है। अच्छा, जहाँ कृपान की बात होती है तो कृपान वैसे एक प्रकार का क्या है, वो हथियार की भी संज्ञा आप दे सकते हैं। कृपान समझते हैं ना, मतलब आप देखें अगर तो ये एक तरह से आप उसको चाकू भी कह सकते हैं, तलवार तक की संज्ञा में जा सकता है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का हथियार है, लेकिन फिर भी है। तो ध्यान रखिएगा, इसको रखने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, इसको रखने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन फिर भी रखने की स्वतंत्रता है। आइए अब दूसरे स्तर पर अगर हम बात करें तो देखिए इसी तरह से क्या हो गया, एक संथारा केस हो गया था। कब का है, 2015 का। संथारा क्या है, संथारा क्या है, हाँ, क्या हम आप भी त्याग सकते हैं अपना प्राण, हम आप भी त्याग सकते हैं अपना प्राण। जैन धर्म, क्योंकि धर्म के आचरण इसलिए सबसे पहले तो धर्म से जोड़ना पड़ेगा ना। तो ये क्या है, जैन धर्म का क्या है, एक आचरण है। हम आप भी प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन फिर वो आत्महत्या हो जाएगी। यहाँ पे संथारा हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर जैसे आपने देखा था ना, चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर बात किया गया था कि माना जाता है लास्ट समय में जाकर के उन्होंने संथारा प्रथा से अपने जीवन को त्याग दिया था। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 2015 में केस हो गया था। हुआ क्या था, बीकानेर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान, यहां पर क्या थी, एक वृद्ध महिला थी, लगभग 82 वर्ष उम्र थी, ऐसे ही था, 82 वर्ष लगभग उम्र था उनका। ठीक है, और अब वो क्या था, अपने धार्मिक आचरण के तहत क्या कर रहे थे, वो संथारा प्रथा के तहत अपना प्राण त्यागना चाहती थी। ठीक, मतलब जैन धर्म में मोक्ष मार्ग बताया गया है। तो इसके लिए करते क्या है लोग, इसके लिए अपना जल, अन्न, सबका त्याग कर देते हैं। ठीक है, अब जब इस तरह से एक महिला द्वारा अपने प्राण को त्यागा जा रहा था, तो वहां की कुछ समाज सेवी संस्थाओं द्वारा क्या हुआ, समाज सेवी संस्थाओं द्वारा इसके खिलाफ क्या हो गया, एक केस हो गया। और क्या माना गया, अब पीछे से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, आर्टिकल 21 के तहत क्या है, क्योंकि आपको सक्रिय दया मृत्यु का अधिकार नहीं है, निष्क्रिय दया मृत्यु का अधिकार है। तो इसके तहत क्या माना गया कि ये आर्टिकल 21 में जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन हो रहा है। और अगर आप उस समय देखें तो आईपीसी की धारा 309 भी लागू थी। तो आईपीसी की धारा 309 के तहत क्या है, आत्महत्या है। ठीक है, मैटर कहाँ गया, कोर्ट में गया, और कोर्ट ने भी निर्णय लिया कि ये क्या माना जाएगा, ये धर्म के प्रति जो आपके आचरण हैं इसको स्वीकृति नहीं है। इसका मतलब संथारा प्रथा जो महिला कर रही थी उसको संथारा करने से रोका गया। ऐसे संगठन या ऐसे गुरु जिनके मतलब संपर्क या नियंत्रण में वो कार्य करने जा रही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई।
तो यहाँ से एक निष्कर्ष और क्या निकल रहा है, यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकल रहा है कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता तो है, लेकिन जैसे आपने देखा कि कृपान के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, संथारा प्रथा आपको कहीं से भी अधिकृत नहीं है। दूसरा अर्थ क्या निकल करके आ रहा है कि जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, अपनी सीमाएं हैं। इसका मतलब धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसमें सीमाओं में क्या है, तो देखिए सीमा में तो सबसे पहले तो चीज आपकी लोक व्यवस्था ही आ जाएगी कि आपकी क्या है, जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके तहत लोक व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ठीक, हाल ही में भी आप लोगों ने देखा था एक चर्चित मुद्दा धर्म को लेकर हो गया था, जहां पर क्या था, रोड पर नमाज पढ़ने वाले मैटर निकल करके आए थे। ठीक है, तो अब वो भी क्या था, एक तरह से धार्मिक मान्यता है कि हमको क्या करना है, नमाज पढ़ना है। वहीं दूसरी तरफ से नमाज का वो समय ऐसा था कि पीक आवर्स में था। पीक आवर्स में होने की वजह से क्या हो रहा था, वहां पर जो आसपास के मस्जिद थे वो पूरी तरह से मतलब लोगों से भरे हुए थे। तो लोग जब मस्जिदों में नमाज पढ़ने गए तो आसपास की सड़कों में जहां जगह मिला वहां पे लोगों ने क्या किया, नमाज पढ़ा। ठीक है, अब किसी के विरोध में क्या हुआ कि वहां पर एक पुलिस वाला था और चूंकि ट्रैफिक जाम लग गया था, तो ट्रैफिक जाम लगने के बाद पुलिस वाले ने क्या किया, लोगों को हटाया। ठीक है, और हटाने का प्रयास में उसके द्वारा कुछ अभद्रतापूर्ण व्यवहार भी हो गया कि उसने शायद किसी को मतलब धक्का उक्का दे दिया, पैर से शायद मार दिया था। तो अब ये क्या था, एक मुद्दा धार्मिक भी था प्लस लोक व्यवस्था संरक्षण में भी था, और ये मुद्दा तनावपूर्ण हो गया। धार्मिक मुद्दा वैसे भी संवेदनशील हो जाता है, प्लस उसमें क्या है, अब यहाँ पर लोक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। तो दोनों ही अपने अपने स्थान पर थोड़ा सही है, लेकिन जो आप कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में निकलना चाहिए वो थोड़ा व्यवहार के पक्ष में होना चाहिए। तो वहां पर क्या था, मुद्दा गर्म हो गया था। तो ये भी तो आपकी क्या है, सीमाओं पर जा रहा है। लोक व्यवस्था मतलब किसी और सार्वजनिक हित, सार्वजनिक हित के संदर्भ में, सार्वजनिक हित का मतलब जहां कहीं भी लोक हित के कार्य होंगे उसमें क्या होगा, धार्मिक स्वतंत्रता की अपनी कुछ सीमाएं होंगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी कुछ सीमाओं की मान्यताएं हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्टिकल 26, अच्छा एक केस और था, स्टोनलेस लॉस था ना, अरे फादर तो लगा ही लेंगे, फादर तो पद हो गया ना, फादर मतलब जो है चर्च के वो हो गए ना। हाँ, तो स्टोनलेस लॉस थे ना वर्सेस एमटी, स्टोनलेस नहीं स्टोनिस, स्टोनिस लॉस वर्सेस एमपी। ठीक है, मैंने बताया था किसी भी केस की शुरुआत जैसे मान लेते किसी राज्य से होता है, बाद में वो चला सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला जाता है। ठीक है, तो ये केस कब का, ये 1977 का है, 1977 का। ठीक है, अब ये क्या थे, तो ये एक चर्च में क्या थे, एक पादरी थे। ठीक है, तो इसीलिए इनके नाम पे आगे फादर भी लगता है। ठीक है, जैसे कि जानते हैं धार्मिक गुरु के रूप में क्या है, चर्च में जो या ईसाई धर्म में जो धार्मिक गुरु होते हैं उनको फादर कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक चर्च के पादरी थे। अब कहीं धर्मांतरण का कोई केस था और उसमें क्या था, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे निर्णय लिया कि धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति की है, लेकिन किसी को भी छल, लोभ या बल के आधार पर धर्मांतरण के लिए मतलब धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता है। छल मतलब धोखे से किसी का धर्मांतरण करा देना, या किसी लोभ जैसे लालच, पैसा वगैरह, पद वगैरह कुछ दे करके, या बल यानी डरा धमका करके। ठीक है, तो इसका मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का एक अधिकार है, और वहीं दूसरी तरफ क्या है, ये जो तीन शब्द हैं ये किससे संबंधित है, धर्मांतरण के संबंधित है। धर्मांतरण, तो कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से किसी धर्म को ग्रहण करता है तो ये उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन कहीं से भी यदि धार्मिक जो मतलब उसके परिवर्तन है उसके आधार ये बनते हैं तो माना जाएगा कि उसका धर्मांतरण किया जा रहा है या कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसके तहत भी ये अपराध है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 26 की, अनुच्छेद 26 क्या कहता है। अब चूंकि किसी धर्म को मानने, धर्म का आचरण करने और धर्म का प्रचार करने की आपके पास स्वतंत्रता है,
इसीलिए यहां पर क्या कहा गया, किसी भी धार्मिक समुदाय को, धार्मिक समुदाय को, किसी भी धार्मिक समुदाय को अपने धर्म से संबंधित प्रबंधन का अधिकार है। धर्म से संबंधित प्रबंधन का अधिकार है, इसका मतलब आप समझिए, जैसे मान लेते हैं हम लोग कहते हैं जो प्रवचन वगैरह जैसा चलता है ना, तो ये सब क्या है, आपके कहीं ना कहीं धार्मिक प्रबंधन हो रहे हैं, ठीक है। तो धर्म से जुड़े कोई भी कार्य जो होते हैं वो आपके धार्मिक प्रबंधन और मैनेजमेंट, तो धर्म का बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, समाज में उसके प्रति विचारों को प्रसारित करना, तो कुछ ना कुछ तो आपको उसके मतलब प्रयास करने पड़ेंगे ना, तो वो सारे आपके प्रबंधन में चले जाते हैं। तो किसी भी धार्मिक समुदाय को अपने धर्म के प्रबंधन के अधिकार है, ठीक है। ये आ गया 26 में। अगर हम लोग आर्टिकल 27 की बात करें, 27 क्या कहता है, 27 राज्य, राज्य का तात्पर्य जानते ही है, कोई सरकार की संज्ञा हो जाती है। अब राज्य किसी भी ऐसे कर को आरोपित नहीं कर सकता, अर्थात राज्य किसी भी ऐसे कर को नहीं लगा सकता है जो किसी विशेष धर्म के उत्थान या विकास के लिए हो। मतलब सरकार के द्वारा कोई ऐसा कर नहीं लगाया जा सकता जो किसी धर्म के उत्थान या विकास के लिए हो। तो ऐसा लगता है कि राज्य के द्वारा कभी कोई ऐसा कर लगाया जा सकता है, या अगर ये पॉइंट ना होता तो राज्य के द्वारा लगाया जा सकता था? नहीं। मतलब मैं इसलिए इस पर चर्चा कर रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि क्या आप लोग कहीं से कोई चीज लिंक कर पाते हैं, हिट कर पाते हैं। भाई संविधान में अगर इस बिंदु को लाकर विशेष तौर पर रखा गया है तो कोई कारण था। नहीं है? नहीं, अभी से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो संविधान तो 1950 का बना, मूल अनुच्छेद में है। मतलब मैं चाह रहा था कि इतिहास से आप इसको लिंक करिए, क्योंकि पीछे इतिहास में दो प्रकार के कर की चर्चा बार बार सुनते ना, जो धार्मिक कर था, एक ज़कात था और दूसरा जजिया था, ठीक है। तो आपने देखा, चूंकि देखिए जब हमारा संविधान बन रहा है तो हम प्रत्येक उस बिंदु को ध्यान में रख के चलने का प्रयास कर रहे हैं जिसका इतिहास या पीछे की चीजों में भुक्तभोगी है। तो हमको लगता है कि ये चीज भविष्य में ना हो तो पन्न हो, इसलिए उस विशेष बिंदु पे क्या है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कर है, ये ज़कात और जजिया कर क्या है, ये धार्मिक कर की संज्ञा में आते थे, ठीक। ज़कात कर क्या था, जजिया कर क्या था, हाँ कौन सा, जजिया कर, हाँ। तो ये जजिया कर क्या है, ये गैर इस्लामिक हो गया, गैर इस्लामिक हो गया, ठीक है। और ये जो ज़कात कर था, ये एक प्रकार का कर तो नहीं था, लेकिन कर के रूप में स्थापित कर दिया गया, क्योंकि पहले धर्म को उत्थान करने के लिए क्या था, जो एक सहयोग की जरूरत है। जैसे आप भी कहीं जाते हैं ना, अपने धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपनी स्वेच्छा से कुछ पैसा देते हैं वहां पर। भले आप कहते हैं कि हम भगवान को चढ़ावा दे रहे हैं ना, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं भगवान पैसा लेके क्या करेंगे। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये परंपराएं जिस भी समय से किसी धर्म में विकसित की गई हैं, तो प्रत्येक धर्म में, चूंकि देखिए हम लोग पूरा जो वैदिक संस्कृति थी वहां पढ़े, पूरी ब्राह्मणी व्यवस्था पढ़े, इसी तरह से आप प्रत्येक धर्म को केंद्रित कर सकते हैं। ब्राह्मणी व्यवस्था में आपने देखा जो ब्राह्मण वर्ग था, उनका पूरा जो जीवन था वो धर्म पर, यानी पठन पाठन पर आधारित था। अब वो जो प्रकार के कार्य करते थे तो उनका भरण पोषण कैसे होगा, इसलिए दान दक्षिणा प्लस मंदिर में कोई रह रहा है, पूजा पाठ करा रहा है, या मस्जिद में कोई रह रहा है, सुबह शाम बताइए 3 बजे उठ करके अजान करा रहा है, तो उसको कुछ मिलेगा, कुछ तो उसकी आय होनी चाहिए ना, कहाँ से आएगी उसकी। तो इसलिए लोगों को प्रेरित किया जाता था कि आप क्या करिए, दान करिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो ज़कात कर था, जो पहले कहा जाता था कि आप दान कीजिए, फिर वो धीरे धीरे क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या था, अब चूंकि भविष्य में फिर पुनः हिंदू धर्म को लेकर या इस्लाम धर्म को लेकर के या कोई तीसरी धर्म भारत में अगर उभरती है
जो राष्ट्र स्तर पर जाकर अपनी शक्ति केंद्रित कर सकती है। मतलब धार्मिक रूप से कोई सरकार ही क्यों ना बन जाए तो वो किसी अन्य प्रकार के धार्मिक कर को न लगा पाए। ठीक है, तो इसको पीछे से भी लिंक कर सकते हैं। अब हम लोग का आता है अंतिम आर्टिकल 28। ये क्या कहता है? आर्टिकल 28 क्या कहता है? कुल मिलाकर के राज्य शिक्षण संस्थाओं में, या कह सकते हैं राज्य द्वारा शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। राज्य द्वारा किसी भी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। अब देखिए ये 3-4 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक कहा, एक आप कहते हैं 100% वित्त पोषित, किसके द्वारा? राज्य द्वारा। राज्य द्वारा 100% वित्त पोषित जो क्षेत्र होगा, सॉरी जो स्कूल होंगे, वहां पर क्या है, किसी भी प्रकार के धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब एक हो सकता है राज्य द्वारा 100% का मतलब जैसे आप सरकारी स्कूल देखते हैं जहां पर प्रत्येक चीज की खर्चे जो होते हैं वो सरकार की तरफ से आते हैं। कुछ होता है जो सरकार से क्या करते हैं, अनुदान प्राप्त करते हैं। अनुदान, इसका मतलब क्या है? आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता अगर ये मतलब 100% नहीं पाते, कुछ परसेंट मान लीजिए मिल रहा है इनको, ठीक है। तो अगर कोई स्कूल ऐसा है जो राज्य द्वारा क्या है, आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहा है, कुछ वित्त प्राप्त कर रहा है, तो वो अपने यहाँ क्या है, धर्म की शिक्षा दे सकता है, धार्मिक शिक्षा दे सकता है, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता। यानी शिक्षा तो दे सकता है लेकिन प्रत्येक बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण करें इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है। और इसी तरह से अगर कोई स्कूल जो है वो क्या है, वो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। ठीक है। तो ऐसे स्कूल भी क्या है, अपने के यहाँ धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, अर्थात धर्म से जुड़ी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन ये भी किसी को शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसके अलावा एक और बचता है कि कोई निजी स्कूल हो, निजी स्कूल। तो निजी स्कूलों के लिए क्या प्रावधान है, ये किसी धार्मिक शिक्षा को दे भी सकते हैं, और दूसरे स्तर पर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है, धार्मिक शिक्षा देने के साथ साथ ये बाध्य भी कर सकते हैं। तो अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें यहां पर, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि राज्य की कैटेगरी 3 है, जहां पर जो 100% सरकारी है वो तो कहीं से भी नहीं कर सकता, 1% भी नहीं कर सकता। जो थोड़ा सा भी कुछ अनुदान या राज्य से मान्यता प्राप्त स्कूलें हैं वहां पर दिया जा सकता है, लेकिन उसको बच्चों के ऊपर अनिवार्य शिक्षा के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है। निजी स्कूलों में अब वो चाहे तो दे भी सकते हैं अनिवार्य शिक्षा के रूप में, और चाहे तो वो भी एक ऑप्शन रख सकते हैं, मतलब ये उनकी स्वतंत्रता पर है। तो ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के जब आप कहेंगे आर्टिकल 25, तो ये राज्य के लिए गाइडलाइन है कि राज्य किसी भी प्रकार से अपने शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है। ठीक है। अब यहीं पर क्या हुआ, एक और मैटर हो गया था, सूर्य नमस्कार। अब ये क्या था, तो भाई 2019 के आसपास आप देखेंगे तो क्या हो रहा था, ये सूर्य नमस्कार का कंसेप्ट बड़ी तेजी से उभरा था। उसका कारण क्या था, उस समय क्या था, जो योग था, योग, उसको क्या किया जा रहा था, उसको जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। इस सन में किया गया था, 17 में किया गया था, तो और पहले करा होगा, हाँ क्या 2019 तो कोविड वाला चल रहा था, 2017 में रहा होगा। ठीक है। मतलब जब इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या किया गया, योग दिवस घोषित। कब है योग दिवस, 21 जून ना। तो अब ये क्या था, तभी से भारत में भी क्या हुआ,
इसको लेकर के बातें चर्चा में रही, ठीक है। और उसी दौरान क्या हो रहा था, एक मुद्दा गर्म हो गया कि सूर्य नमस्कार को जो है वो स्कूलों में या हम कहें कॉलेजों में अनिवार्य कराना चाहिए या नहीं, अनिवार्य। अब जहां बात हुआ कराना चाहिए या नहीं, तो जाहिर सी बात है दो प्रकार की विचारधारा निकल के आएंगी। अब यहाँ पर एक विचारधारा ये निकल करके आई कि इसे क्या करना चाहिए, स्कूलों में अनिवार्य नहीं कराना चाहिए। और मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ स्कूल की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ सरकारी स्कूल की बात करेंगे, क्योंकि राज्य से संबंधित हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या था, ये क्या कि अनिवार्य नहीं कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मतलब जो सरकारी स्कूल हैं वो किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं कर सकते या धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, बाध्य भी नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा तर्क क्या था यहाँ पर कि जिनके लिए कहा गया कि इसको अनिवार्य करना चाहिए, अनिवार्य करना चाहिए। अब यहां पर क्या था, तो इन लोगों का तर्क ये था कि जब हम धार्मिक शिक्षा की बात करते हैं तो धार्मिक शिक्षा में दो तीन चीजें आती हैं। जहां पर धर्म ग्रंथ की शिक्षा दी जा रही हो, धर्म ग्रंथ की शिक्षा धर्म गुरुओं के द्वारा, तो वो धार्मिक शिक्षा माना जाता है। और यहां पर लोगों का यह तर्क था कि जब हम सूर्य नमस्कार की बात करते हैं तो सूर्य नमस्कार ये किसी धर्म की शिक्षा नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये योग है। और योग क्या है, योग एक विज्ञान है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर क्या हुआ, इस चीज का जो तर्क में थे वो इसको योग कर रहे थे और इस आधार पर इसको लागू कराने की बात कर रहे थे, और जो इसके मतलब विपरीत थे उनका मानना था कि राज्य को क्या है, आर्टिकल 28 के तहत स्कूलों में किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुसरण कराने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अब छोटे छोटे जो एक दो एग्जाम्पल आपने देखा प्रत्येक आर्टिकल को लेकर के, ये क्या करेगा, ये आपको समय समय पर होने वाले घटनाक्रमों के साथ आपके विचारों को जोड़ पाएगा, क्योंकि ये सब घटना तत्कालिक समय के है ना। कोई 2017 का देख रहे हैं, 19 का देख रहे हैं, एक तो 1977 का देख लिए आप, 2015 का देखिए आप, लेकिन आप जानते हैं कि घटनाक्रम कभी भी हो जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे घटनाक्रम बढ़ते हैं तो फिर हर समय ऐसा जरूरी नहीं कि आप क्लास में लेकर के उस चीज को पढ़ो ही, आपकी जब कुछ चीज पे समझ रहती है तो आप खुद से लिंक कर पाते हो कि भाई ठीक है, लोग क्या कह रहे हैं, मीडिया क्या कह रही है, डिबेट क्या कह रहा है, हमारे अन्य बड़े बुजुर्ग लोग क्या कह रहे हैं, आस पड़ोस क्या कह रहे हैं। लेकिन आपको तो किसी भी चीज को एक यूपीएससी स्कॉलर के दृष्टिकोण देखना है ना, कि अगर आपके पास इस विषय पे डिबेट का मौका मिलता है, यानी आपको उस पर लिखने का मौका मिलता है, तो आप किस दृष्टिकोण से सोचेंगे, ठीक है। अब बस क्या, ये तो आपका खत्म ही हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री पे आते हैं हम लोग।